अगर मैं तुमसे पूछूं कि एक देश है और उस देश में कोई भी क्राइम कर रहा है, कुछ भी भेदभाव हो रहा है, तो उस केस में आप क्या सोचोगे और क्या करोगे? तो आप यही बोलोगे कि यार एक ऐसा रूल होना चाहिए देश में, एक ऐसा रूल हो जहां पर यह डिसाइड हो कि भाई अन्याय किसी के साथ नहीं होना चाहिए, बराबर है। तो हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी यही डिसाइड करता है कि देश में किसी के साथ भी अनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन, जिसको बोलते हैं भेदभाव, नहीं होना चाहिए। तो इसी के रिलेटेड टॉपिक है सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। आज हम लोग कवर करने वाले हैं। इसके पहले हमने बहुत सारे टॉपिक हमने कवर कर चुके हैं ऑलरेडी। जैसे कि हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं एक बार। हमने पहले कवर किया था वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर हमने पूरा मैप देखा था। इस मैप में इंट्रोडक्शन, डेमोक्रेसी, ये दोनों पार्ट हमारे हो गए। आज हम लोग सीखने वाले हैं सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। ये आज हम कवर करने वाले हैं और हो सकता है टाइम रहेगा तो हम लोग इसको भी कवर कर लेंगे आराम से लास्ट में कंक्लूजन। अगर आपने इन सब का वीडियो नहीं देखा हुआ है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां पर जाकर आप इसके वीडियोस देख सकते हो। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। पहले समझते हैं भाई सोशल जस्टिस मतलब होता क्या है। सोशल मतलब होता है समाज जहां पे आप रहते हो, और जस्टिस मतलब होता है न्याय। मतलब यह हो गया कि सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय की बात हो रही है। मतलब ये कि समाज में आपके साथ में, आपके एरिया में आपके साथ में कोई भी भेदभाव नहीं कर सकता, आप कोई क्राइम नहीं कर सकता। इसे होता है ना कि भाई कोई आया और मार के चला गया आपको, ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता है तो आप जाकर पुलिस में कंप्लेन कर सकते हैं और पुलिस बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन काम करेगी। फिर बात करते हैं इक्वालिटी क्या होता है। इक्वालिटी मतलब होता है समानता, जो अपने देश में बहुत रिक्वायरमेंट था इसका। बिकॉज वाई, आप देखोगे कास्ट के बेस पर ऊंच नीच, छुआछूत बहुत था अपने देश में। तो एक पर्टिकुलर समाज को कास्ट के बेस पर बहुत सताया गया, हजारों साल सताया गया। इसलिए इस चीज को रोकने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन को रोकने के लिए इक्वालिटी नाम का एक कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया। तो होप सो टॉपिक का मतलब क्या है ये प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। तो अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं तो पहले समझते हैं सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी आर की कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्जेक्टिव। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेन एम है ना, समाज में सोशल जस्टिस और सभी को इक्वल अवसर या मौका देना, ये ऑब्जेक्टिव है, एम है किसका? कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन गाइड्स बिल्डिंग अ सोसाइटी बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज। और कॉन्स्टिट्यूशन हमेशा ट्राई करता है और लोगों को गाइड करता है, जितने डिपार्टमेंट्स हैं गवर्नमेंट उनको गाइड करता है, रास्ता दिखाता है कि इन्हीं के बेस पर हमारा सोसाइटी बनना चाहिए। ऐसी सोसाइटी का क्या मतलब जहां पर इंसान इंसान को ना समझे। मीनिंग ऑफ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। सोशल जस्टिस का मतलब क्या होता है, इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, दोनों टॉपिक हमने कवर कर चुके। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये डायग्राम देखोगे तो यहाँ पर जितने भी काले पीले नीले सब दिख रहे हैं, यहाँ पे एक डायग्राम शो कर रहा है कि हम सब एक हैं और हम एक साथ मिलकर बहुत बड़ा काम कर सकते हैं। और यहाँ पर जो मैप, इंडिया का मैप दिख रहा है, इसमें शो हो रहा है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सभी लोग एक समान है, कोई भी जात धर्म के आधार पर ऊपर नीचे नहीं है। अंडरस्टूड? अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। सॉरी। तो यहाँ पर नेक्स्ट टॉपिक ये है इंट्रोडक्शन का ही, एफर्ट्स टू अचीव सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। मतलब ये हमारे समाज में सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी को अचीव करने के लिए, पाने के लिए कौन कौन से एफर्ट्स मतलब कौन कौन से प्रयास किए गए, ट्राई हुआ है। पहले रिक्वायर्स एफर्ट्स टू ऑल सोशल लेवल्स। मतलब ये कि हमें ट्राई करना चाहिए कि सोसाइटी के हर एक लेवल को कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मालूम हो और जो भी स्कीम निकलती है गवर्नमेंट की तरफ से, उस स्कीम का जो बेनिफिट है वो हर एक लेवल को होना चाहिए। दूसरा है गवर्नमेंट पॉलिसीज आर क्रूशियल।
जो गवर्नमेंट पॉलिसीज आती हैं वो बहुत ही क्रूशियल काम करती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई पॉलिसी आया जो ऑलरेडी समाज में सब कुछ जानता है, सब पॉलिसी का जो बेनिफिट है सब उसने ले लिया, और जो एक्चुअली में जिसको पॉलिसीज चाहिए होती हैं उसको मिला ही नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए। एम टू रिमूव डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रमोट इंक्लूजन, मतलब ये कि समाज से डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव खत्म हो जाए, और इंक्लूजन एक टॉपिक है। इंक्लूजन मतलब क्या, हमारे समाज में एक्सक्लूजन वाला टॉपिक नहीं होना चाहिए, हमारे समाज में इंक्लूजन हो, मतलब कि हम सभी लोग को एक साथ लेके चले, ना कि हम ये ना करें कि भाई ये हमारे साथ रहेगा और ये हमारे साथ नहीं रहेगा। ये चीज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं रोल ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, हम लोग अच्छी तरह से इसको जान चुके हैं। तो इंक्लूसिव डेमोक्रेसी मतलब समझ में आ गया। रिड्यूस कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब ये कि कॉन्फ्लिक्ट्स कम से कम हो, जो टकराव होता है जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, डायलॉग्स के बेस पर, वो कम से कम होने चाहिए। इंडियाज एफर्ट्स, इंडिया ने कौन कौन से एफर्ट्स दिए हैं सब चीज को रोकने के लिए। पहला है रिजर्वेशन, मतलब हमारे समाज में जो ऐसे लोग हैं जो वाकई में बहुत कमजोर हैं और अपने आप को नहीं उठा सकते हैं, अपने आप बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, ऐसे बच्चों को दिया गया है रिजर्वेशन। अब रिजर्वेशन क्या होता है, ये टॉपिक को डिटेल में हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था, नहीं देखा है तो जाकर वो वीडियो देख लो। नेक्स्ट है एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ, मतलब ये अगर आपके साथ कोई जाति के आधार पर, कलर्स के बेस पर आपके साथ कोई भेदभाव करता है तो इसके लिए प्रॉपर तरीके से कानून बनाए गए हैं, वहां पर जाकर आप केस कर सकते हो, तो उसको सजा मिलेगी जो आपके साथ जाति के आधार पर भेदभाव किया है। और मेरा ऐसा मानना है जो स्कूलों में बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं, ये पढ़ लो, ये जीके पढ़ लो, ये पढ़ लो, फलाना ढिमका पढ़ाते हैं, मुझे लगता है कि सारे बच्चों को बचपन से ही, फर्स्ट स्टैंडर्ड से ही जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके रूल्स पढ़ाने चाहिए, ताकि वो अपने हक की लड़ाई वो खुद लड़ सके। उसको बेसिक लॉस मालूम होना चाहिए कि हाँ भाई उसके साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। रिव्यूज ऑफ इंडियाज एफर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, तो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स हैं, आर्टिकल नंबर 14 एंड 15 और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ये फंडामेंटल रूल्स होता क्या है? फंडामेंटल रूल्स मतलब ये होता है कि ऐसे रूल्स जो आपको ये परमिशन देता है कि आप जो भी एजुकेशन करना चाहते हो वो आप एजुकेशन कर सकते हो, आप जहां तक पढ़ना चाहते हो वहां तक आप पढ़ सकते हो, आप जहां जाना चाहते हो वहां पर जा सकते हो, विद इन इंडिया के अंदर आप जहां जाना चाहते हो वहां पे आप जा सकते हो, आपको जो खाना है आप खा सकते हो, ये फ्रीडम है, इसको बोलते हैं फंडामेंटल ऑफ राइट्स, है ना। तो इनिशिएटिव्स कौन कौन से इनिशिएट किया गया है इंडिया की तरफ से, तो रिजर्वेशन बात कर चुके हैं, लॉ फॉर इक्वालिटी अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम्स, मतलब क्या, ऐसे लॉ लाए गए कि सभी लोग इक्वल होने चाहिए, सभी लोग के साथ में बराबर का व्यवहार होना चाहिए, ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स लाए गए। और ये अपलिफ्टमेंट प्रोग्राम मतलब ये होता है जो गरीब है उसको स्कॉलरशिप देना, है ना। आप देखे होंगे स्कॉलरशिप मिलता है स्कूल की तरफ से, स्कूल स्कॉलरशिप देता है, स्कूल नहीं दे रहा है, वो दे रहा है गवर्नमेंट दे रहा है, मतलब ये कि ऐसे लोग को स्कॉलरशिप दी जा रही है जो कमजोर हैं, अब वो फीस भर के पढ़ाई कर सकते हैं फिर। अच्छा, इसका आउटकम क्या निकलेगा, इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन, रिड्यूस्ड डिस्पैरिटीज, मतलब क्या, इसमें हर एक टाइप के लोग जो कभी पढ़ाई नहीं किए हैं, बिकॉज ऑफ मनी, बिकॉज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, वो भी आकर पढ़ाई कर सकते हैं, वो भी आकर जॉब कर सकते हैं, वो भी अपनी जिंदगी जी सकते हैं, और डिस्पैरिटीज मतलब भेदभाव खत्म हो जाएगा। मैं अपना एक एग्जांपल बता रहा हूँ, लाइफ का एग्जांपल बता रहा हूँ। मेरे गांव में हम बचपन में बहुत लोग दोस्त थे, सब खेलते थे, और हमारे ही गांव में, मैं किसी कास्ट का नाम नहीं लेना चाहूंगा, और दलित से भी दलित जो एक कास्ट होती है, वो कास्ट का जो बच्चा था हमारे साथ ही पढ़ता था स्कूल में, लेकिन हम बहुत खेलते थे, पूरे गांव खेलते थे, वो गांव किनारे उनका घर था, उस बच्चे का गांव किनारे घर था, लेकिन हमको दूर दूर खड़े होकर देखता था, उसका बहुत मन करता था, ऑफ कोर्स बच्चा है तो मन करेगा ही खेलने का, लेकिन डर के मारे हमारे साथ खेलने नहीं आता था। क्यों नहीं आता था? क्योंकि हमारे पेरेंट्स उसके बाप को कुछ जाके बोलेंगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई हमारे बच्चों के साथ खेलने के लिए, या फिर हो सकता है कि उनके पेरेंट्स ही मना करते थे कि नहीं भैया वो ऊंची जात है, उनके साथ मत खेलो। जरा सोचो कि इतने सारे लोग हैं, बचपन है, गांव खुद का गांव है, बच्चे भी हैं, लेकिन जाकर खेल नहीं सकते। क्यों नहीं खेल सकते? क्योंकि वो हो गए लोअर कास्ट और हम हो गए अपर कास्ट। तो ये डिस्क्रिमिनेशन है, किसी का बचपन खराब ना हो, इसलिए
कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक है पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। रिजर्वेशन का मतलब क्या होता है, मैं फिर से बार बार बोल रहा हूं कि रिजर्वेशन का मतलब होता है कि अगर 100 सीट है, 100 सीट में मैंने बोला कि 30 सीट जो है, 30 सीट जो होगी वो वुमेन्स को होगी, वो वुमेन्स को होगी। मतलब ये हो गया उस 30 सीट जो है, 30 जो जॉब है उसमें सिर्फ महिलाएं ही जॉब पा सकती है, कोई जॉब नहीं पा सकता। उसका बोलते हैं रिजर्वेशन। जैसे आप बस में जाओगे तो बस में सीट पहले से रिजर्व होती है, अंडरस्टूड, उसको बोलते हैं रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन लाया गया इसके लिए ताकि जो गरीब हैं, कमजोर हैं, उनको आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि मैं बोलूं, मैं यहां बैठा हूं, मैं बोलूं कि चलो हम बराबरी का मुकाबला करते हैं, वो गरीब है, झोपड़ी में रहता है, पैसे उसके पास नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, तो पढ़ाई कैसे कर लेगा। इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया है। इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है अपलिफ्टमेंट सेक्शंस डिप्राइव्ड ऑफ एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। मतलब जो डिप्राइव्ड, जो ऐसे लोग हैं जो बहुत कमजोर हैं, उनको एजुकेशनल के बेस पर और जॉब के बेस पर उनको आगे लेके आना, उनको भी अवसर देना। रिजर्व सीट्स हमेशा रिजर्व होती है। ये क्या होता है मालूम पड़ गया। अब बात करते हैं कौन कौन इसका बेनिफिट पा सकता है। पहला शेड्यूल कास्ट, दूसरा शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी। ये 3 लोग इसका बेनिफिशियरी, मतलब इसका बेनिफिट पा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस प्रमोट्स इक्वालिटी एंड रिड्यूस डिस्पैरिटीज। और जो इसका जो एम है वो इक्वालिटी का प्रमोट करना और जो भेदभाव है, जो ऊंच नीच है, उसको कम करना, ये मेन एम होता है। मैं बोलता हूं बहुत ही अच्छा किया है गवर्नमेंट ने। लेकिन हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग इसका बेनिफिट बहुत अच्छे से निभा लेते हैं, पा लेते हैं, लेकिन जिसको एक्चुअली में चाहिए होता है ना इसका बेनिफिट, उसको नहीं मिल पाता। यही वजह है कि अपने देश में आज भी कुछ ऐसे कास्ट, कुछ ऐसे फैमिलीज हैं जैसे थे 500 साल पहले, आज भी वैसे ही हैं। क्यों वैसे हैं? क्योंकि ये जो पॉलिसीज हैं, जो रिजर्वेशन है, उन तक पहुंच ही नहीं पा रही है। तो मैं कह सकता है कि गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ करना चाहिए। आपके हिसाब से क्या कर सकते हैं इसके लिए, कमेंट बॉक्स में बताओ। अच्छा, इस रिजर्वेशन का इंपैक्ट क्या पड़ा? इसका इंपैक्ट पड़ा हुआ एम्पावर्स मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स विद एक्सेस टू एजुकेशन एंड जॉब्स। जॉब में, एजुकेशन में, इन सब में क्या हुआ, इनको हेल्प मिला। प्रमोट्स इंक्लूसिव डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। चलो इतना तो हमारा हो गया टॉपिक, ये हो गया पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। अब नेक्स्ट देखते हैं शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स। जो आदिवासी होते हैं, एक शूद्र होते हैं, एक होते हैं अतिशूद्र, ठीक है। तो वो हो गया शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स। ट्राइब्स मतलब हो गया आदिवासी, ठीक है। मेरा बोलना का मतलब यह है, यहां पर किसी को नीचा या किसी को ऊंचा दिखाने की कोशिश नहीं हो रही है। मेरा बस इंडिकेशन दे रहा हूं कि ये लोग हैं कौन। और हमें कभी भी किसी के कास्ट के बेस पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। हाँ, कर्म के आधार पर आप भेदभाव कर सकते हो, लेकिन किसी के कास्ट के आधार पर, जो बदल नहीं सकता, उसके आधार पर हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। हम पर्पस की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक टॉपिक रह गया इसमें, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज। जो अन्याय होता था इनके साथ में, वो अन्याय के लिए एक कानून, एक्ट मतलब कानून लाया गया। वो कानून क्या है? एस्टैब्लिश सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी बाय प्रोटेक्टिंग शेड्यूल कास्ट। सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी बाय प्रोटेक्टिंग, हमने क्या किया, रूल लेके आ गया कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स जो होते हैं उनके साथ अन्याय ना हो सके। आप गांव में जाओगे तो जो दलित होते हैं, जो दलित हैं, इनका खेत आप नहीं खरीद सकते। क्यों ये रूल लाया गया? क्योंकि रूल ये इसलिए लाया गया कि पहले एक टाइम पे जो अपर कास्ट होती थी वो मार पीट कर इनसे जमीन छीन लेते थी। यही वजह है कि बहुत सारे आप देखोगे जो अपर कास्ट होती हैं, सो कॉल्ड अपर कास्ट जो होती है, उनके पास बहुत जमीन है। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर 100 एक ही कास्ट के, अपर कास्ट के एक ही जो कास्ट है उसमें अगर आप देखोगे तो 100 में से 70 फैमिली तुम्हें ऐसे मिलेगी जिनके पास बहुत जमीन है। वो जमीन कहां से आई? जमीन छीन के आई सॉरी। तो इसलिए वो जमीन नहीं बेच सकते। अब जमीन बेच नहीं सकते तो ये जमीन ले नहीं सकते। तो जमीन जिसके पास है, जमीन उसके पास ही रहेगी। तो एक लॉ लाएगा ताकि प्रमोट कर सके इक्वालिटी को। अब इसका की फीचर्स कौन से हैं? पहला है प्रोटेक्शन, प्रिवेंट डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट SC एंड ST कम्युनिटीज।
मतलब ये इनके साथ भेदभाव नहीं होगा और इनके साथ कोई अन्याय नहीं हो सकता, ये चीज हो गया। दूसरा, पनिशमेंट एनी एट्रोसिटीज, एग्जाम्पल वायलेंस, ह्यूमिलेशंस अगेंस्ट ST/SC इंडिविजुअल्स इज अ पनिशेबल ऑफेंस। मतलब ये कि अगर इनके साथ कोई मारपीट आप करते हो या फिर इनका बेइज्जती करते हो इनके कास्ट के बेस पर, इनके पहनावे के बेस पर, तो ये एक प्रकार से क्राइम है और इसके लिए आपको सजा मिल सकती है। और मेरा ऐसा मानना है, कभी भी किसी के पहनावे के बेस पर, उसके भाषा के बेस पर, उसके खान पान के बेस पर हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये बहुत गंदी बात होती है। लीगल फ्रेमवर्क्स क्या है? एनफोर्सेस स्ट्रिक्ट पेनल्टीज, मतलब अगर तुमने ऐसा कोई केस किया तो आपके ऊपर बहुत बड़ा दंड, मतलब फाइन देना पड़ेगा आपको, और हो सकता है कि आपको जेल भी हो जाए। अंडरस्टूड? अब इसका इंपैक्ट क्या पड़ा? इसका इंपैक्ट क्या पड़ा? प्रमोट्स डिग्निटी एंड सेफ्टी फॉर SC/ST कम्युनिटीज, इनके सेल्फ रिस्पेक्ट और इनके सेफ्टी में बढ़ोतरी मिली। पहले ये था कि कोई भी आया कोई भी उनको मार देता था, गाली गलौज कर दिया करता था। तुम जरा सोचो, आपको आपके माँ बहन के लिए कोई गाली दे दे आपको कैसा फील होगा? आपको कोई एक बार गाली दे दे सुबह, दिन पूरा खराब हो जाएगा आपका। उनको सुबह शाम उनको गाली मिलती थी, इसलिए ये लॉ आने से उनका भी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ा है। स्ट्रेंथन सोशल जस्टिस बाय एड्रेसिंग हिस्टोरिकल इनइक्वालिटीज एंड प्रोटेक्टिंग मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स, मतलब यह हो गया जो हिस्ट्री में ऑलरेडी इनके साथ अन्याय हो चुका है उसको एड्रेस करते हुए, उसको बताते हुए इनको सोशल जस्टिस देना, उनको मजबूत करना। अच्छा, डू दिस, यहां ये आपके लिए है, लेकिन फिर बता देता हूं, स्टडी द लॉ। सबसे बड़ा चीज ये होता है, एजुकेशन नॉलेज इज अ पावर। इसलिए हमें हमेशा लॉ के बारे में, मैंने क्या बोला पहले कि स्कूल में जो जितना जीके पढ़ाते हैं, मैं बोल रहा हूं बचपन से आपको पढ़ाया गया कि चाचा नेहरू बहुत महान थे, प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया चाचा नेहरू थे। तुम्हें क्या मिला? तुम्हें क्या मिला? मैं बचपन में नहीं पढ़ा, लेकिन मुझे मालूम है। तो ये बचपन से जितना सिखा रहे हैं, कुछ इसका कुछ फायदा है क्या? नहीं फायदा है, नॉन प्रोडक्टिव चीज बता रहे हैं, कुछ फायदा नहीं होने वाला। इससे अच्छा बच्चों को कॉन्स्टिट्यूशन बचपन से पढ़ाया जाए, ताकि उनके जो एक्चुअल लॉ एंड राइट्स हैं उनको मालूम पड़े, उनके साथ फिर अन्याय नहीं हो सकता। आपका क्या मानना है इसमें? रेज अवेयरनेस, एजुकेट कम्युनिटीज, अपने आसपास के लोगों को जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनको पढ़ाओ, उनमें जागरूकता लेके आओ, ताकि वो उनके साथ अन्याय ना हो सके। कौन कौन से एक्ट उनके लिए है, कौन कौन से कानून उनके लिए बने हैं, उनके बारे में बताओ। रिपोर्ट वायलेंस, अगर कभी कहीं पर भी इनके साथ कुछ अन्याय हो रहा है तो पुलिस चौकी जाकर रिपोर्ट दर्ज कराओ, FIR करो। प्रमोट इक्वलिटी, हम सब एक हैं, इक्वल हैं, हम सबको भगवान ने एक साथ बनाया है। ऐसा नहीं है कि कोई भगवान ने सोच समझ बनाया हो कि हाँ तो वो कास्ट का, इस कास्ट का, कास्ट हमने बनाया है और हमको भगवान ने बनाया है, तो हम बड़े हैं, कास्ट छोटी है। सपोर्ट विक्टिम्स, जिनके साथ अन्याय हुआ है हमेशा उनके साथ खड़े रहना। तो ये होगा शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब है प्रोविजन फॉर माइनॉरिटीज। देखो होता क्या है कि मैं एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान जब आजाद हुआ था, वहां पर लगभग मुझे कंफर्म मालूम नहीं है, वहां पर लगभग 28% हिंदू थे। जब बांग्लादेश आजाद हुआ, लमसम इतनी आबादी वहां पर भी थी। आज लगभग 2.1% या फिर 1% आबादी बची है। आबादी कहां गई? मैं और एग्जांपल देता हूं सऊदी अरेबिया की। सऊदी अरेबिया में आप अगर हिंदू हैं या आप नॉन मुस्लिम हैं तो आप वहां पर अपने रिलीजन का प्रैक्टिस खुलेआम नहीं कर सकते। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि हाँ सऊदी अरेबिया का रूल्स गलत है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, बराबर है। मतलब वहां पर रिलीजन बढ़ नहीं सकता, और पाकिस्तान में और बांग्लादेश में तो रिलीजन घटे हैं। तो ऐसा अपने देश में ना हो, इसके लिए कुछ कानून लाए गए हैं माइनॉरिटीज के लिए, जो धर्म की संख्या में कम होते हैं। जैसे सिख हो गए, जैन हो गए, पारसी हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, इनको बोलते हैं माइनॉरिटीज। तो इन माइनॉरिटीज का जो फंडामेंटल राइट्स है उसे कोई नुकसान न पहुंचाए, इसके लिए कानून बनाए गए हैं। तो होप से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है
राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, प्रोटेक्शन ऑफ अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये सब गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। अंडरस्टूड? तो होप सो ये टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। हालांकि इतना बहुत ही इजीली बताया हूं, तो आप लोग पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा आपको। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी में पहला नेक्स्ट टॉपिक है लॉज रिलेटिंग टू वुमेन एंड प्रोविजंस फॉर रिप्रेजेंटेशन। अब ये टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। अब जो ये टॉपिक है, ये पूरा टॉपिक किसके बारे में है? वुमेन्स के बारे में है। जो वुमेन्स हैं, अगर देखा जाए स्टार्टिंग से, थिंक अबाउट योर मॉम। आपकी मॉम बचपन ऑफ कोर्स पैदा हुए, बड़े हुए 5 साल तक, 7 साल तक तो मालूम नहीं रहा होगा कि मुझे कभी किसी ये घर छोड़ के जाना है। जैसे आपको आपकी माँ बहुत प्यारी है, तो आपकी माँ को भी उनकी माँ बहुत प्यारी रही होगी। 20 साल की हो गई, अचानक शादी हो गई, एक दूसरे घर में आ गए। एक ऐसा घर जहां पर कोई नहीं जानता उनको, ना वो किसी को जानती हैं। बस एक इंसान के सहारे, जो आपके डैड है, उसके सहारे वहां पे वो आ गए। इंसान कैसा होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा, नहीं मालूम है। मतलब 20 साल तक जहां पे रहे, जो जिंदगी जिया उन्होंने, जो मेमोरीज बनी, जो फ्रेंड्स, सहेलियां बनी, वो सब बर्बाद हो गया। अब 20 साल के बाद फिर से एक नई जिंदगी उनको शुरू करनी पड़ेगी। और जिंदगी बस शुरू हुआ था, बेबी हो गया। 2 साल हुआ, बेबी हो गया। अब बेबी हो गया तो बेबी को संभालो। अगर हस्बैंड दारू पी के आता है तो मारता भी है। खाना बनाओ सुबह शाम, बर्तन धो, कपड़े धो। क्या बस यही जिंदगी होता है महिलाओं की? क्या आपके मॉम की जिंदगी बस यही है? जरा सोचो, नहीं होनी चाहिए जिंदगी ऐसी। तो ये जो वुमेन्स के अगेंस्ट में इतने अत्याचार होते हैं, इन अत्याचार को रोका जाए, इसके लिए वुमेन्स के लिए भी बहुत सारे रूल्स आए गए हैं। एम्पावर वुमेन्स बाय प्रोवाइडिंग लीगल प्रोटेक्शन एंड एंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर डेवलपमेंट। ठीक है। प्रॉपर्टी राइट्स, मतलब ये कि अब पहले ऐसे नहीं था, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि जो महिला है वो अपने फादर एंड हस्बैंड के प्रॉपर्टी में उसका इक्वल राइट्स रहेगा। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, मतलब दहेज प्रथा पूरी तरह से बंद हो गया। पहले ऐसे था कि लड़की की शादी हुआ है, घर में गई, अपने ससुराल में गई, 1 साल रही, कुआं से गिर के मर गई, छत से गिर के मर गई, खाना बना रही थी, आग लग गई, मर गई। जब से कानून आया है ना, ऐसे कुछ भी नहीं हो रहा है। क्यों हो रहा था वैसे? दहेज के लिए लोग परेशान करते थे लड़की को। हो सकता है अभी भी कुछ केसेस हो रहे हैं, लेकिन अब बहुत कम हो गया है। अगर हो रहे हैं, आपके आसपास हो रहा है, तो जाकर पुलिस चौकी में हम कंप्लेन कर सकते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट है एक्ट्स अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट। एक महिला को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखा जाता है कि बस एक ऑब्जेक्ट है, उसको बस यूज करो, बच्चे पैदा करेगी बस। इसको बोलते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट। ये नहीं होना चाहिए। तो ये जो लॉ आया है, ये हमें, जो महिलाएं हैं, इनको प्रोटेक्शन देता है सेक्सुअल हैरेसमेंट से। नेक्स्ट है डोमेस्टिक वायलेंस प्रोहिबिशन एक्ट, मतलब ये कि पिता जो हस्बैंड साहब हैं, वो दारू पी के आए हैं, अब बेवजह पत्नी को मार रहे हैं, बच्चे को मार रहे हैं। ये क्या है? डोमेस्टिक वायलेंस है, एक घरेलू हिंसा है जो घर में होता है। उन सब से भी हमें ये लॉ बचाता है। कौन कौन संविधान में कौन कौन से अमेंडमेंट्स किए गए हैं वो देखते हैं। अमेंडमेंट्स को पढ़ने से पहले हम ये पढ़ते हैं कि भाई अमेंडमेंट्स होता क्या है। देखो, संविधान में रूल्स होते हैं, उन रूल्स को बोलते हैं आर्टिकल्स। अभी मान लेते हैं समय के हिसाब से कोई कानून ऐसा होता है जो किसी काम का नहीं होता, या कभी ऐसा होता है कि भाई ये कानून को हमें डालना पड़ेगा, ये भी होता है। तो संविधान में से कोई लॉ को ऐड करना है या संविधान में से किसी लॉ को हटाना है, मतलब संविधान में कोई लॉ अगर ऐड करना है या फिर कोई लॉ हटाना है, तो ये कैसे होगा? इसके लिए आर्टिकल नंबर 368 में प्रॉपर तरीके से बताया गया है। एक बार इस आर्टिकल को चेक कर लेना। इस आर्टिकल के तहत बताया गया है, उसको बोलते हैं अमेंडमेंट। तो अगर एक बार हुआ था फर्स्ट अमेंडमेंट, सेकंड अमेंडमेंट, थर्ड अमेंडमेंट, है ना, तो 73rd एंड 74th जो अमेंडमेंट हुआ है, उसमें क्या क्या कदम उठाए गए। पहला है
33% सीट्स रिजर्व किए गए हैं वुमेन्स के लिए लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, और महाराष्ट्र में इसको बढ़ाकर 50% कर दिया गया। जो 33% है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए है, मतलब दिल्ली के लिए है, और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको 50% कर दिया। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, इसको याद रखना। और उसके बाद नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, वुमेन के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया। ठीक है, तो ये हो गया वुमेन्स के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में, यहाँ पर देखो डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, ये सेक्सुअल हरेसमेंट के बारे में है, और यहाँ पे डाउरी के बारे में है। तीनों से बचाता है लॉ। नेक्स्ट बात करते हैं सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी में लॉज रिलेटिंग टू वुमेन एंड प्रोविजंस फॉर रिप्रेजेंटेशन। वही सेम चीज यहां पर फिर से आ गया, मतलब उसी का टॉपिक रनिंग चालू है अभी। अब बात करते हैं उसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। एम्पावरमेंट, मतलब महिलाएं आगे बढ़ेंगी हर एक चीज में, सोशल में, इकोनॉमिक में, पॉलिटिकल में। आप देखोगे बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो लेडीज हैं, है ना। इंक्लूसिव डेमोक्रेसी, मतलब इसमें ऐसा डेमोक्रेसी हो जाएगा जिसमें सभी लोग आएंगे। ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ मेल ही डोमिनेट करेंगे, नहीं, महिलाएं भी आ सकती हैं, मेल भी आ सकते हैं, इवन ट्रांसजेंडर भी आ सकते हैं। सभी लोग का सम्मान है। प्रोटेक्शन एंड डिग्निटी, मतलब ये उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट है और उनका जो प्रोटेक्शन है, सेफ्टी है, उसका ध्यान रखा जाएगा। डू दिस, ये डू दिस आप करना, ये आपके लिए अवेयरनेस हो गया, रिपोर्ट वायलेंस हो गया, एंड फिर आपका सपोर्ट रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये आपको करना है। अब बात करते हैं रोल ऑफ जुडिशरी। ये लास्ट टॉपिक है। पहले समझते हैं कि जुडिशरी मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है न्याय। न्याय मतलब ये, भाई आप कोर्ट में जाते हो, केस लड़ते हो, फिर जो जज होते हैं वो जजमेंट देते हैं अपना, उसको बोलते हैं न्याय व्यवस्था। तो देश में अगर देखा जाए ना, तो संविधान को जो बचा के रखा है वो है न्याय प्रणाली, मतलब जुडिशियल सिस्टम। क्योंकि सरकार अगर आई, वो मन चाहे हो सकता है चेंज कर देगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर देगी, लेकिन नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि सरकार के ऊपर कौन है? जुडिशियल सिस्टम है। तो इसको देखते हैं, इसका इंट्रोडक्शन। जुडिशरी रोल इन स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी। काम इसका यह होता है कि डेमोक्रेसी को और स्ट्रांग करना बाय प्रोटेक्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन, कंट्रीब्यूशन टू वुमेन्स राइट्स एंड इक्वालिटी। जो जुडिशियल सिस्टम है, ये ध्यान देता है कि जो वुमेन्स हैं उनके जो राइट्स, उनके जो अधिकार हैं और उनके जो इक्वालिटी है, उसको ध्यान रखा जाए। जुडिशरीज इम्पैक्ट ऑन वुमेन्स पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, supports inclusion of women in family, social and economic spheres for greater political involvement। मतलब जुडिशियल सिस्टम इस चीज को सपोर्ट करता है कि जो महिला है वो फैमिली में, सोशल में, इकोनॉमिक स्फीयर्स में, मतलब हर एक फील्ड में महिला आगे आ सकती है। ऐसे नहीं है कि भाई जैसे पहले होता था कि महिला है, शादी हो गई, उसे सिर्फ बर्तन धोना है, खाना बनाना है, बच्चे पैदा करना है, सिर्फ ये चीज नहीं है। महिला चाहे तो वो पुरुषों के साथ में, मेल के साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती है। अब बात करते हैं कंक्लूजन की। तो जुडिशरी रूलिंग्स हैव एडवांस डेमोक्रेसी और स्ट्रांग हो गया है। सोशल जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी, इंकरेजिंग वुमेन्स राइट्स एंड पार्टिसिपेशन, इन सब काम के लिए कौन जिम्मेदार है? हमारा जुडिशियल सिस्टम। अगर ये ना होता तो इतने सारे अधिकार हमको नहीं मिलते। अब बात करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका मेन फ्रेमवर्क क्या है, उसका बेसिक फ्रेमवर्क क्या है। बेसिक फ्रेमवर्क क्या है? पहली बात तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसको लिविंग डॉक्यूमेंट कहते हैं, मतलब ये डायनेमिक है। एक होता है डायनेमिक, एक होता है स्टैटिक्स। ये डायनेमिक है, मतलब ये एक लिविंग डॉक्यूमेंट है, मतलब इसी को देखकर लोग लॉ को फॉलो करते हैं। तो ये भी एग्जाम में आ चुका है। कॉन्स्टिट्यूशन इज ए डायनेमिक नेचर एंड अ लिविंग डॉक्यूमेंट। फिर बात करते हैं पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड। अब पार्लियामेंट मतलब जो दिल्ली में चुनाव लड़के जाते हैं, जैसे मोदी जी हैं, उनके साथ में जो पार्टी है, या कांग्रेस है, उनके साथ में जो जीते हुए हैं लोग हैं, वो जाते हैं, उनमें यह अधिकार होता है कि वो
उस लॉ को चेंज कर सकते हैं, संविधान के किसी भी लॉ को वो चेंज कर सकते हैं, लेकिन जो संविधान का बेसिक फ्रेमवर्क है वो चेंज नहीं होगा। जुडिशरी रोल क्या होता है? जुडिशरी हैज एक्सेप्टेड पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये जुडिशियल सिस्टम ने ये एक्सेप्ट किया है कि भैया आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन का जो लॉ है उसको आप चेंज कर सकते हो, लेकिन इट कैन नॉट अल्टर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन अल्टर मतलब होता है चेंज करना। आप जो संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो आप चेंज नहीं कर सकते। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन इंश्योर्स दैट फंडामेंटल प्रिंसिपल्स लाइक डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म एंड रूल ऑफ लॉ रिमेन अनचेंज्ड बाय अमेंडमेंट्स। मतलब क्या कि आप कानून भी और भी आप चेंज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो बेसिक रूल होते हैं, जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स होते हैं, वो आप चेंज नहीं कर सकते। ये ध्यान देता है। मैं इसलिए बोला ना स्टार्टिंग में, जुडिशियल सिस्टम संविधान को बचा के रखता है। ओके, सिग्निफिकेंट जुडिशियल डिसीजन। अभी तक जुडिशियल सिस्टम ने कौन कौन से ऐसे डिसीजन लिए हैं जो इंपॉर्टेंट रहे हैं? फंडामेंटल राइट्स बचाया हुआ है। अब फंडामेंटल राइट्स क्या होता है ये मैं पहले बता चुका हूं। कौन कौन से डिसीजन लिए हुए हैं? पहला है राइट ऑफ चिल्ड्रन। आप बच्चे, राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, जो बच्चे हैं उनका अधिकार। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो बेसिक ह्यूमन राइट्स होते हैं उनका। ऑनर एंड डिग्निटी ऑफ वुमेन्स के जो अधिकार हैं। इंडिविजुअल फ्रीडम, एक इंसान की आज़ादी है, वो जहां चाहे वहां जा सकता है, जैसे लाइफ को जीना चाहता है, बिना किसी को तकलीफ पहुंचा वो जी सकता है। ट्राइबल एम्पावरमेंट, जो आदिवासी थे उनको अपलिफ्टमेंट करना, उनको आगे लेके आना, ये भी काम किसने किया है? जुडिशियल सिस्टम ने। इम्पैक्ट ऑन पॉलिटिकल प्रोसेस, जुडिशियल सिस्टम से क्या हुआ है? पॉलिटिकल जो प्रोसेस है बहुत ही मैच्योर हो गया है। ऐसे पहले कैसे हुआ करता था? पहले कोई गुंडा है वो इलेक्शन में खड़ा हुआ तो उसके खिलाफ कोई खड़ा हो गया तो उसको मार देते थे। अब ऐसा नहीं है, आप भी खड़े हो सकते हो, आपके डैड भी इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं, क्योंकि ये अधिकार किसने दे दिया है? और ये अधिकार दिया है जुडिशियल सिस्टम ने। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं लास्ट में, रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नमेंट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट्स फंक्शनिंग बेस्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब जो गवर्नमेंट है और जो मतलब इस देश में जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं सभी किसको फॉलो करते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन को। बिल्कुल जस्ट समझो, हर एक डिपार्टमेंट किस पे काम करेगी? रूल के बेस पर। और रूल कहां पे लिखा हुआ है? कॉन्स्टिट्यूशन पे। क्लियर है? तो रूल को फॉलो करेगी, तो रूल को फॉलो करने के लिए कहां पर जाएगी? कॉन्स्टिट्यूशन में। चैलेंजेस इन डेमोक्रेसी में बहुत सारे अभी चैलेंजेस हैं ऑलरेडी। ठीक है, बहुत सारे न्यू प्रॉब्लम्स हैं। बताओ डेमोक्रेसी में इस देश में कानून व्यवस्था किस वजह से खराब हो रही है? आपको क्या लगता है? इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोक्रेटिक माइंडसेट, ये और न्यू चैप्टर हम स्टडी करने वाले हैं इलेक्शन प्रोसेस। मतलब इस देश में इलेक्शंस कैसे होते हैं, कौन इलेक्शंस करवाता है, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं इलेक्शंस लड़ने जा रहा हूं और जो इलेक्शंस करवाने वाला है मैं उसको कुछ पैसे दे दिए और मुझे जितवा देगा? कैसा हो सकता है क्या? तो ये हो सकता है कि नहीं हो सकता, इलेक्शंस कैसे होते, इन सब के बारे में डिटेल में हम लोग स्टडी करने वाले हैं नेक्स्ट लेसन में। तो ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं, चैप्टर रिव्यू कर लेते हैं, कहां पर जाकर? टेक्स्ट बुक में, कि भैया टेक्स्ट बुक में हमें क्या क्या टॉपिक हमने कवर किया या हमसे कोई टॉपिक छूट गया क्या, वो भी एक बार फटाफट हम लोग देख लेते हैं। फटाफट देखते हैं। 10th में आ गए, ये आ गए हिस्ट्री में आ गए। ओपन नहीं हो रहा है। तो राइट इन्फॉर्मेशन तो हमारा पहले लेक्चर में हो चुका था। सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी है, यहां से हमने स्टार्ट किया था। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन है, हमने इंट्रोडक्शन देखा अच्छे से। उसके बाद फिर हमने नीचे आए, पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, ये क्या देख लिया, शेड्यूल भी देखा, लॉ रिलेटिंग टू वुमेन भी हो गया, माइनॉरिटीज का सेक्शन भी हमारा हो गया था। फिर आगे आएंगे तो जो अमेंडमेंट हुए थे, देखिए लिखा है अमेंडमेंट्स हुए थे 33% और 50% किसके लिए हुआ था? महाराष्ट्र में हुआ था, ये भी हमने देख चुका।
ये टॉपिक रह गया है, ये आप लोग देख लेना कि कब कितनी महिलाएं संसद बनी है। एमपी मतलब संसद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। फिर हमने लास्ट में देखा रोल ऑफ जुडिशरी, ये टॉपिक हमारा कवर हुआ। बेसिक फ्रेमवर्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमने देखा। फिर सिग्निफिकेंट जुडिशियल डिसीजन कौन कौन से थे हमने वो भी देख लिया। यहाँ पर प्लीज अंडरस्टैंड जो टॉपिक है, ये टॉपिक भी आप कवर करो। अगर कुछ डाउट रहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो इसी के साथ हमने ये लेसन्स कवर किया, ये लेसन्स पूरी तरह से खत्म हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो क्वेश्चंस आंसर्स हैं वो, और उसी के साथ साथ इस चैप्टर से अभी तक कौन कौन से क्वेश्चंस बोर्ड में आ चुके हैं वो, उस क्वेश्चन को भी और उसके आंसर्स को भी हम लोग डिस्कस करेंगे।